नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिग ब्रेकिंग की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और ये बड़ी खबर हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है। दरअसल पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन जारी करने का मामला सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने बिजली कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने मूलभूत सुविधाओं की मांग की थी, पर हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन जारी करने की सभी याचिकाओं को फिलहाल खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने इसकी पैरवी की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाकर्ताओं की जो भी मांगे थी उन सब को खारिज कर दिया। उन सब पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए। राकेश, नगर में बिजली को लेकर जो भी याचिकाएं डाली गई थी, इन सब पर रोक लगा दी गई है। क्यों लगाई गई है और क्या जानकारी है? और बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम हाईकोर्ट के बाहर खड़े हैं और बड़ी खबर है, क्योंकि 3 दशक से ज्यादा लंबे समय से पृथ्वीराज नगर के लाखों रहवासी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे थे, जिसमें प्रमुख रूप से ऐसी जो उनकी समस्या थी कि उनके मकान बने हुए हैं, रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे विधिवत तरीके से। तो इस मामले में लेकर पृथ्वीराज नगर के बहुत सारे रहवासियों ने याचिकाएं लगाई थी कोर्ट में। आज उस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। हमारे साथ याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा हैं। शर्मा जी, आज हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ सुनवाई हुई, क्या आपने पक्ष रखा, क्या कोर्ट ने कहा है? देखिए, हमने पृथ्वीराज नगर के निवासियों की ओर से उनके आवासीय परिसर में कनेक्शन हेतु याचिकाएं प्रस्तुत की थी, जिसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम धारा 43 का हमने उल्लेख किया था कि धारा 43 के तहत कोई भी ऑक्युपायर बिना मालिकाना हक के भी कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी है, और धारा 43 के तहत बिजली बोर्ड को ये कर्तव्य है कि वो जो भी उसके अप्लाई करेगा उसको कनेक्शन जारी करेगा। इवन जो JVVNL है, उसने भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और ये निवेदन किया था माननीय उच्च न्यायालय से कि बिना JDA पट्टे के भी हमें पृथ्वीराज नगर में कनेक्शन देने की इजाजत दी जाए, परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाएं और रिव्यू पिटीशन दोनों को निरस्त फरमा दिया। फैसला अभी पढ़ने के बाद पता लगेगा क्या कारण दिए हैं जज साहब ने, क्योंकि अभी चूंकि निरस्त कर दिए हैं, आप किस तरीके से इस फैसले को क्या चैलेंज करेंगे, चूंकि मूलभूत सुविधाओं की मांग यहाँ पर है? बिल्कुल हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि बिजली कनेक्शन प्राप्त करना प्रत्येक भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्यों का हमारा हनन हुआ है। और इस संबंध में हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये मांग भी रखी थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट भी हमने साइट किया था कि हमारे मौलिक कर्तव्य है बिजली कनेक्शन प्राप्त करना, परंतु क्यों नहीं उसको कंसीडर किया गया, ये फैसला पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। और इस फैसले को हम चुनौती जरूर देंगे, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है और भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 43 हमें इस चीज के लिए अधिकृत करती है, अधिकार देती है। हमारा विधिक अधिकार है कि हम जो हमारा आवासीय परिसर है उसमें हम बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सके। केवल JDA पट्टे के आधार पे किसी भी व्यक्ति का विद्युत कनेक्शन डिनाई नहीं किया जा सकता। बिना JDA पट्टे के हजारों कनेक्शन, लाखों कनेक्शन पूरे राजस्थान में दिए हुए हैं। केवल पृथ्वीराज नगर के वासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी कंसिडर नहीं किया। उसका कारण अभी फैसला पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। कितने पृथ्वीराज नगर के रहवासियों को इससे झटका लगा है, कितनी आबादी वहां पर है, कितने लोग परेशान हैं और किस तरह की समस्या है उनके सामने? कम से कम अभी 20-25 हजार जो घरों में कनेक्शन मिलने थे, दिवाली पे आस लगाए बैठे थे सभी लोग कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आएगा, हमें कनेक्शन प्राप्त होगा, परंतु सभी पृथ्वीराज नगर के वासियों को निराशा की घड़ी है कि उनको उनकी मौलिक अधिकारों को अनदेखा किया गया, उनके विधिक अधिकारों को अनदेखा किया गया। इसका कारण तो माननीय उच्च न्यायालय का विस्तृत फैसला पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। 3 दशक का एक लंबा समय होता है जब कोई भी आदमी मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित होता है। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, क्योंकि ये सीधे निजी जिंदगी से जुड़ी हुई खबर थी, मूल सुविधाओं से जुड़ी खबर थी। फिलहाल हाईकोर्ट ने तो रोक लगा ली, अब आगे ऑप्शंस क्या है वो देखा जाएगा। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते बता दें कि राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में हवा और जहरीली होती जा रही है। सबसे ज्यादा नोएडा में पॉल्यूशन ने परेशान कर रखा है। नोएडा में ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है और ग्रेटर नोएडा का AQI 450 के करीब है। यह हालत डार्क रेड जोन कहलाती है, इस हालात को बोलते हैं। और इस बीच ग्रेटर
ग्रेडेड रिस्पॉन्स रिएक्शंस और एक्शंस जो आए हैं वो प्लान यानी कि ग्रैब के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक के साथ ही BS 3 और 4 वाले वाहनों पर भी रोक लगाई जाएगी। जब AQI 401 से 450 पर आता है तब ग्रैब की थर्ड स्टेज लागू की जाती है। और उधर दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक लेवल को देखते हुए दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल आज से 2 दिन तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये हम दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद, मुरादाबाद की तस्वीरें भी दिखा दे रहे हैं जहां पर एक धुंध छाई हुई है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता श्रीगंगानगर से अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, हवा दिन पे दिन जहरीली होती जा रही है। ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, सर्दी का, लेकिन कोहरे की चादर नहीं बल्कि हवा जो दूषित हो चुकी है वो चादर से पूरा का पूरा, चाहे वो मुरादाबाद हो, दिल्ली हो, सब ढके हुए हैं। बिल्कुल, देखिए श्रुति, न केवल दिल्ली NCR बल्कि श्री गंगानगर जिला जो कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यहाँ की बात करें तो देखिए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही जिलों में पिछले करीब 1 सप्ताह से स्मॉग का काफी ज्यादा असर देखा जा रहा है। हालांकि दिखने में लगता है कि ये कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है। मैं अपने साथी कैमरामैन को कहूंगा कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। तो आप ये देखिए 11 बजे का वक्त है श्रुति, लेकिन इस समय भी आप देखिए कि पूरे के पूरे आसमान में स्मॉग छाया हुआ है। अभी हम समय श्री गंगानगर के श्री करणपुर उपखंड क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप आसमान को यदि देखेंगे तो आसमान में इस समय पूरी तरह से स्मॉग छाया हुआ है। दिखने में बेशक ये कोहरा लगता हो, लेकिन ये कोहरा नहीं है, चूंकि श्री गंगानगर सहित हनुमानगढ़ और पड़ोसी राज्य पंजाब में कृषि अवशेषों को भी जलाया जाता है। साथ ही साथ इन दिनों चूंकि टेम्परेचर डाउन होता है तो टेम्परेचर डाउन होने के साथ ही जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है उससे जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो पॉल्यूटेंट स्टोर होना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि पॉल्यूटेंट के स्टोर होने की वजह से न केवल जो यहाँ की आबो हवा है वो बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है, बल्कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, खासतौर से जो बुजुर्ग हैं या अस्थमेटिक पेशेंट हैं, उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि बात करें अपनी आंखों की तो देखिए आंखों में जलन और आंखों में ड्राइनेस का फील होना, आंखों से पानी आना, ये कंप्लेंट्स तो रेगुलर इंटरवल्स पर आ ही रही है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहरीली हवा जो होती जा रही है। और इस बीच में एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर बिग बॉस विजेता एल्विस यादव के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। एल्विस यादव समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। नोएडा में एल्विस यादव के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है। एल्विस यादव पर रेप पार्टी करने का आरोप है। आरोपियों के पास से 9 जहरीले सांप बरामद किए गए हैं। एल्विस यादव वही है जो बिग बॉस OTT सीजन पर विजेता रहे हैं और इनके फैन फॉलोइंग भी करोड़ों में है। तो अब लेकिन एल्विस यादव पर केस दर्ज हो गया है और केस दर्ज इसलिए हुआ है क्योंकि आरोपियों के पास से 9 जहरीले सांप बरामद किए गए हैं। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में ये केस दर्ज हुआ है। और एल्विस यादव फरार है, 5 आरोपी भी गिरफ्तार है इस बीच में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एल्विस यादव समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। एल्विस यादव फिलहाल फरार है और 5 आरोपी गिरफ्तार हैं। बिग बॉस विजेता आपको बता दें कि ये देखना होगा ये बिलेबल है नॉन बिलेबल वारंट है, क्योंकि आपको धाराएं अगर बता दें तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा है 9 है, इसके अलावा 39 है, 48A है, 49 है, 50 है और वन जीव संरक्षण अधिनियम के 1972 के धारा 51 के तहत यानी कुल 6 धाराओं और 7 120B यानी षड्यंत्र रचने के उसमें मुकदमा 7 धाराओं के तहत लिखा गया है। इसमें नामजद आरोपियों के भी आपको नाम सभी बता देते हैं। राहुल है जिससे कि लगातार ट्रेस आउट किया जा रहा था और राहुल इनका सरगना है। राहुल के अलावा टीटू नाथ है, जयकरण है, नारायण है, रविनाथ है और जो छठा नाम है वो एल्विस यादव यूट्यूबर का है और 7 अन्य सदस्य। यानी अभी ये जांच आगे की जाएगी, जांच में और भी नाम सामने आ सकते हैं क्योंकि लगातार दिल्ली NCR, गुड़गांव
और इन तमाम जगह रेव पार्टियों का आयोजन किया जाता और इन रेव पार्टियों में ही ये जो जहरीला पदार्थ है, जो नशीला पदार्थ है, ये सप्लाई किया जाता था। और इसी पूरे प्रकरण में जब इन लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ में इन्होंने एल्विश यादव, यूट्यूबर है, उनका भी नाम लिया है। एल्विश यादव हाल फिलहाल में जो है वो बिग बॉस के विजेता भी रहे। इसके अलावा यूट्यूब पर उनकी बड़ी फॉलोइंग है, 15 मिलियन करीब सब्सक्राइबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर है, तमाम जगह बुलाए जाते हैं। लेकिन इस तरीके से संलिप्तता कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है। जी, लेकिन अभी ये भी पता चला है, जो खबर हम तक आई है और दर्शकों तक जो हम पहुंचा रहे हैं, कि फिलहाल एल्विश यादव और 5 लोग, क्योंकि 9 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है इंक्लूडिंग एल्विश यादव, ये 5 लोग फरार हैं। इनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहां फरार हैं ये अभी। देखिए, आपको बता दें 5 लोग जो गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम अभी हमने आपको पूर्व में बताए, ये तमाम लोग पूर्वी दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, बदरपुर इलाके से। और 5 लोगों को यही नोएडा के सेक्टर 51 से एक बैंक्वेट हॉल से गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करके अब कुछ ही देर में इनको मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। एल्विश यादव पे कार्रवाई के बाद, क्योंकि जिस तरीके से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं एक एक, अब पुलिस अपनी छानबीन में जुटी हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि इनको नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। जी, क्या पहले भी ऐसे मामले आए हैं एल्विश यादव से रिलेटेड, या ये कोई पहला मामला है रेव पार्टी का जहां पर सांप, जहरीले सांप का इस्तेमाल किया जा रहा हो नशे के लिए? तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिग बॉस विजेता एल्विश यादव और आरोपियों के पास से 9 जहरीले सांप बरामद किए गए हैं। फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नोएडा के सेक्टर 9 में आपको बता दें कि ये मामला दर्ज किया गया है। नोएडा में एल्विश यादव के खिलाफ ये मामला दर्ज है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि इजराइल को जंग में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 48 घंटों के अंदर उसके 10 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए हैं। इजराइल अपने एक सैनिक की कीमत 1000 के बराबर मानता है और इसीलिए अब इजराइल ने गाजा के अंदर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमास ने भी जंग का प्रचंड आरंभ कर दिया है। हमास ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उसने अपने एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च करके इजराइल के 3 मरकावा टैंक उड़ा दिए हैं। वैसे हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने यह दावा किया है कि 1 नवंबर तक इजराइल की 22 पत्थरबंद गाड़ियां और 5 टैंक उड़ा दिए गए हैं। आखिर गाजा के अंदर इजराइल की फोर्स के रास्ते में कौन कौन चट्टान बनकर खड़ा है? आखिर कैसे 48 घंटे के अंदर इजराइल के 10 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए? हमास के गोरिल्ला युद्ध की ये पूरी खतरनाक स्ट्रैटेजी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमास के ही वीडियो का विश्लेषण करेंगे। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 1। हमास का ये लड़ाका धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकलता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सुरंग ऐसी झाड़ियों के पास खुलती है जिनको दूर से देख पाना बहुत मुश्किल है। कुछ सेकंड बाद वो तस्वीर सामने आती है जब सुरंग से हमास का लड़ाका और उसका टैंक फोड़ने वाला हथियार एक ही फ्रेम में एक साथ साफ नजर आते हैं और बहुत ही आराम से बेहद नजदीक मौजूद इजराइल के टैंक को निशाना बनाने में हमास कामयाब हो जाता है। एक ही एंटी टैंक वेपन के वार से इजराइल का महंगा 75 करोड़ का मरकावा टैंक जलकर राख हो जाता है।
हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 2। एक झाड़ी और झुरमुट के पास ही सामने की तरफ इजराइल का टैंक नजर आता है। घात लगाकर टैंक पर हमला होता है। और एक ही पल में इजराइल का पूरा टैंक जलकर राख हो जाता है। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि इजराइल के टैंक पर निशाना लगाया गया है। अगर हमास का दावा सही है कि उसने इजराइल के 5 टैंकों को नष्ट कर दिया, तो यह घटना क्यू की उस जंग की याद दिलाती है कि पुतिन अपने टैंकों के बल पर क्यू को जीतने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अमेरिका से आई एंटी टैंक मिसाइलों ने क्यू को रूस के टैंक का कब्रिस्तान बना दिया। फिलहाल हालात ये है कि अब इजराइल को एक बार फिर से ये बात गंभीरता पूर्वक सोचनी पड़ेगी कि आखिर गाजा के अंदर घुसने का उसका फैसला कितना सही था, क्योंकि लंबी घेराबंदी करके भी पहले हमास के संसाधनों को खत्म किया जा सकता था। गाजा पट्टी के अंदर उन्हीं इमारतों का मलबा इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिसे इजराइल की एयरफोर्स ने ही तैयार किया है। गाजा के अंदर मौजूद इमारतों के मलबे से इजराइल की सेना को आगे बढ़ने में मुश्किलें सामने आ रही हैं। इजराइल की सेना बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के रास्ते गाजा के अंदर आगे बढ़ रही है। एयर कवर के लिए इजराइल एयर फोर्स के ड्रोन और लड़ाकू विमान भी गाजा के आसमान में मंडरा रहे हैं, लेकिन गाजा के अंदर करीब 1,40,000 ध्वस्त इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है और ऐसे में गाजा के अंदर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को रास्तों पर मलबे की रुकावट झेलनी पड़ रही है। इस मलबे को हटाए बिना इजराइल की आर्मी आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन इसी मलबे को साफ करने के चक्कर में इजराइल की आर्मी फंस रही है और उसको हमास के हमले झेलने पड़ रहे हैं। और इस बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि के मामले के सुनवाई में सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील पेश नहीं हुए। 20 और 21 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा मानहानि का केस दायर किया गया था सीएम अशोक गहलोत के ऊपर, लेकिन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्योंकि सुनवाई थी और आज पेश हो गए, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील पेश नहीं हुए, इसीलिए अब मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 और 21 नवंबर को पड़ गई है। और अब इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गजा में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के 23 जवान मारे गए हैं और अब तक इजराइल पर 8,000 रॉकेट से ज्यादा हमले भी हो गए हैं। इजराइल की सेना का दावा, हमास के पास 242 बंधक बनाए गए हैं, लेकिन इस बीच में युद्ध लगातार छिड़ चुकी है। तो इस बीच की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हमास किस लेवल पर इजराइल से जंग लड़ रहा है, ये वीडियो इसकी प्रामाणिकता साबित करता है। ये गाजा में इजराइल कैंप पर हमले का वीडियो है। सटीक निशाना लगाकर हमास के लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को दफन कर रहे हैं, जिन्हें हमास के कमजोर पड़ जाने की आशंका थी। ये वीडियो उस आशंका को समाप्त कर रहा है। हमास फुल ऑन युद्ध लड़ रहा है, उसके कमांडर मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के हमले का जवाब देने से हमास नहीं चूक रहा। हमास के 30 से 40 हजार के बीच लड़ाके इजराइल की सेना को गाजा पर कब्जे से रोक पाने में अब तक कामयाब रहे हैं, जबकि युद्ध को 25 दिनों से ज्यादा का वक्त होने लगा है।
सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी के हमास लड़ाके अब भी आजाद हैं। इजराइल की तलवार उनसे अब भी दूर है। सवाल है, आखिर क्यों? क्या हमास के हमले ने इजराइल को रोक रखा है? हमास ने क्या कहा? हमास का नेक्स्ट प्लान क्या है? हमास फिर करेगा 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला? हमास ने कहा इजराइल का अस्तित्व कबूल नहीं। हमास का ये लेटेस्ट वर्जन है कि गाजा के जलने की उसे फिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जल जाने की भी उसे चिंता नहीं। हमास 7 अक्टूबर की तरह मौका मिलते ही इजराइल पर हमला करेगा। गाजा की तरह इजराइल में फिर कत्ल होंगे, लाशें बिछेंगी, मासूम मारे जाएंगे। हमास ने जो कहा है वो युद्ध के बीच अमन की अपील करने वालों को तमाचा है। शांति की बात करने वाली दुनिया को हमास ने जोर का झटका दिया है। हमास ने खुद उस शांति की चिता जला दी है। हमास के प्रतिनिधि गाजी हमद ने 7 अक्टूबर जैसा भयावह हमला दोहराने की धमकी दी है। गाजी हमद ने कहा है कि इजराइल का अस्तित्व अरब और इस्लामिक देशों की सुरक्षा, सेना और राजनीति के लिए तबाही जैसा है। हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है। इस जंग की कीमत हमें भी चुकानी होगी और हम इसके लिए तैयार हैं। फिलिस्तीन को शहीदों का देश कहा जाता है और हमें शहीदों का बलिदान देने पर गर्व है। अपनी जमीन को पाने के लिए हम 7 अक्टूबर जैसा हमला एक बार नहीं, कई बार करेंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका फिलिस्तीन की भूमि पर कोई स्थान नहीं है। इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हमास का अतिवादी रुख फिलिस्तीनियों की समस्या कम करने वाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला है। दरअसल हमास इजराइल के वजूद को ही नहीं स्वीकार करता। ऐसे में शांति की बात बेमानी हो जाती है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार गाजा पर यह कहते हुए हमला कर रहा है कि उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है, और दूसरी तरफ से हमास का यह कहना कि वो 7 अक्टूबर की तरह दूसरा बड़ा हमला भी कर सकता है। तो ऐसे में पूरे इलाके में शांति असंभव दिखती है। हमास का ये अतिवाद ही उसे दुनिया की नजर में खूंखार बनाता है। जो लोग गाजा में हमलों में मारे जा रहे मासूमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें भी ये बात नहीं पचेगी कि इजराइल का समूल नाश हो जाए। हमास मानता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, तो इजराइल को भी हक है कि वो अपने वजूद की रक्षा करे। अंजाम जो होना है वो अभी हो रहा है। पूरी गाजा पट्टी इस वक्त मौत की धधकती भट्टी में तब्दील हो गई है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल निक्की हेली ने कहा, आतंकी खुद बता रहे हैं कि वो क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। इसी वजह से जंग में तब तक सीजफायर नहीं हो सकता जब तक हमास का खात्मा न हो जाए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने रिपोस्ट किया, जब हमास इजराइल को मिटाने में लगा हुआ है तो शांति कैसे हो सकती है। हमास के अधिकारी 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा करने की बात कर रहे हैं। हमास इजराइल के बीच खूनी संघर्ष की संपूर्ण गाथा सालों और दशकों पुरानी है। इजराइल अरब देशों के बीच बसा वो देश है जो यहूदी बहुल है। इजराइल दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश है, लेकिन इजराइल की स्थापना के साथ ही अब तक किसी भी अरब देश ने इजराइल को बतौर देश मान्यता नहीं दी। अरब देश हमास के साथ खुलकर खड़े हैं और इजराइल हमास को आतंकी संगठन करार देते हुए उसे मिटा देने पर तुला है। हमास खुद को इजराइल के खिलाफ अरब देशों का अलमबरदार मानता है। और अब रुक कर लेते हैं भरतपुर से बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज डीग दौरा कुछ देर में होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डीग
पहुंचेंगे, जहां पर विश्वेंद्र सिंह के नामांकन कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये भी बता दें कि 3 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 3 क्षेत्र आते हैं और ये डीग जिला बता दें कि जाट जाटव का एकदम ही ज्यादा रेशियो यहाँ पर है और जाट जाटव ही यहाँ पर विधायकों को चुनकर लाते हैं और इसीलिए खुद विश्वेंद्र सिंह के नामांकन में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। नामांकन सभा को भी सीएम अशोक गहलोत आज संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। तो कुछ देर के बाद सीएम अशोक गहलोत आज डींग जाएंगे। भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विश्वेंद्र सिंह जो नामांकन प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए डींग से, उनके नामांकन में दाखिल भी होंगे। और अब भरतपुर से बड़ी खबर की तरफ, जहां जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल ईडी की टीम में पहुंची है जल भवन मुख्यालय पर। मुख्य अभियंता शहरी और हेडक्वार्टर केडी गुप्ता के दफ्तर पर छापा अब ईडी का पड़ रहा है। स्पेशल प्रोजेक्ट मुख्य अभियंता दिनेश गोयल के ऑफिस पर भी छापा है। जेजेएम मुख्य अभियंता आर मीणा के कार्यालय पर भी कार्रवाई जारी और इसके साथ साथ अतिरिक्त मुख्य अभियंता रमेश मीणा के घर ऑफिस पर ईडी की रेड। जल जीवन मिशन योजना के भ्रष्टाचार में ये सभी आरोपी पाए गए हैं और इसीलिए अब ईडी की हर जगह, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी उसकी नजरों से, उसकी कार्रवाई से अब नहीं बचने वाला है। जल जीवन मिशन योजना में बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां जल जीवन मिशन घोटाले में अभी तमाम लोगों के घरों पर, ऑफिस में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके पहले ही हमने देखा जल जीवन मिशन में सुबह से, क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान ईडी की कार्रवाई पर पैनी नजर बनाए हुए हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और जयपुर से ये बड़ी खबर आपको ये बता दें, इसमें अपडेट ये बता दें कि अब ईडी की कार्रवाई जल भवन मुख्यालय पर भी पहुंच गई है। जो जल भवन मुख्यालय में जो सबसे ज्यादा इसमें संलिप्त है, जो मुख्य अभियंता है, जो शहरी और हेडक्वार्टर केडी गुप्ता के दफ्तर पर छापा पड़ा है। ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जल भवन कार्यालय की, जो इसके हेडक्वार्टर है, शहरी हेडक्वार्टर है, वो है केडी गुप्ता। उनके दफ्तर पर छापा अब ईडी का पड़ रहा है। स्पेशल प्रोजेक्ट मुख्य अभियंता दिनेश गोयल है, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए की गबन का एक आरोप लगाया गया था बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से, वो भी जून 2023 में ही है। और अब ईडी आज सुबह से ही काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि पहले तो जल भवन मुख्यालय पर ईडी के छापों से लगातार हड़कंप मचा हुआ है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता रमेश मीणा के घर पर, ऑफिस पर रेड पड़ा है। जल भवन मुख्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से फिलहाल नदारद बताए जा रहे हैं। ईडी के छापों से जल भवन मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। ईडी तो पहुंची, लेकिन जैसे ही पता चला कि ईडी की आंच कार्यालय तक भी पहुंच रही है, वैसे ही सब 9-2-11 हो गए हैं। खबर पर हमारे संवाददाता राकेश खबर पर जुड़े हुए हैं। अधिकांश अधिकारी कर्मचारी दफ्तर पर ईडी की आंच अब राकेश पहुंच चुकी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ईडी वहां तक पहुंचे तब तक सभी उस कार्यालय से नदारद है, सन्नाटा पसरा है। जल भवन में ही खड़े हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जल भवन का जो मुख्य द्वार है वहां पर ताला जड़ दिया गया है। ईडी की टीमें अंदर जांच कर रही हैं। उसके बाद तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अब गायब हो गए हैं, क्योंकि ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि ईडी की जो टीम है वो जल भवन में जो चीफ इंजीनियर के कार्यालय है वहां पर जांच कर रही है। चीफ इंजीनियर जो अर्बन है केडी गुप्ता, उनके जो कार्यालय उन पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पहले केडी गुप्ता को जो है बुलाया गया था। साथ ही जो इनका रोल मुख्य रूप से रहता है कि जिस तरीके से चाहे वो रजिस्ट्रेशन का मामला हो या कार्य आवंटित करने का मामला हो, जो पेमेंट करने का मामला हो, उसमें केडी गुप्ता की मिलीभगत और अनियमितताएं सामने आई हैं और इनको ईडी ने समन देकर के दिल्ली मुख्यालय पूछताछ के लिए भी बुलाया था। इसके अलावा स्पेशल प्रोजेक्ट जहां 50 करोड़ से ज्यादा के काम होते हैं
चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल के कार्यालय पर छापे की कार्रवाई की है। बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की शिकायत वहां पर पाई गई थी कि जिस तरीके से घटिया स्तर के पाइप जो है उनको वहां पर अप्रूवल दी गई, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होता है उसकी एक बकायदा गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के विपरीत जो है वहां पर कार्य हुए हैं। तो चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल के दफ्तर पर कार्रवाई जारी है। यहां पर पूरे जल भवन में ईडी के छापों के बाद हड़कंप मचा हुआ है और चारों तरफ से चाक चौबंद ताले लगा दिए गए हैं और कर्मचारी अधिकारी जो है कार्यालयों से नदारद है। यानी अब तक जिन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया था वो अब छुपते हुए नजर आ रहे हैं और कहां गए हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राकेश, अभी आपने मुख्य अभियंता केडी गुप्ता के बारे में बताया, दिनेश गोयल के बारे में बताया, लेकिन मुख्य अभियंता आर.के. मीणा का क्या काम रहता है, वो क्यों नदारद है? बिल्कुल, मुख्य अभियंता आर.के. मीणा जो है इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो जल जीवन मिशन के मुख्य अभियंता हैं, साथ ही ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के मुख्य अभियंता हैं। पहले इनको एसीबी 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर चुकी है। साथ ही अब से कुछ समय पहले जब ईडी ने छापे मारे थे तब भी जो मुख्य अभियंता आर.के. मीणा को भी लपेटे में लिया था। इनका मोबाइल भी अभी भी जब्त कर रखा है और उसमें जो रिकॉर्ड मिले हैं उनके दफ्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। चूंकि बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं, बहुत सारे फर्जी दस्तावेजों के टेंडर जारी किए गए हैं जल जीवन मिशन और ग्रामीण पेयजल योजनाओं में, तो मुख्य अभियंता आर.के. मीणा जो है इस पूरे जो स्कैंडल है इसमें मुख्य रूप से सामने बताए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम टेंडर जो जारी हुए जल जीवन मिशन के वो मुख्य अभियंता, साथ ही जो मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल रहे हैं उन्होंने गणपति श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनियों को नियम विरुद्ध तरीके से 15 दिन में 15 टेंडर जारी किए गए थे। 3 महीने में लगभग 70 से 75 टेंडर जारी किए थे। तो अब इन तमाम जो घोटाले हैं इनकी जांच ईडी की टीमें कर रही है। अभी 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंची हैं और जहां जांच हो रही है इसके बाद जो दस्तावेज मिलेंगे और इन अधिकारियों से पूछताछ होगी, उसके बाद जो दूसरे अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जलदाय विभाग में इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के कार्यकाल में हुआ है। यानी जलदाय विभाग में पूरी तरीके से पोपाबाई का राज चलता रहा है। राकेश, महेश जोशी से जब हमने बात की तब उन्होंने बोला कि अगर कोई इसमें लिप्त है तो उसके ऊपर ईडी एक्शन की जाए। लेकिन जो कार्यालय की तस्वीर आप बाहर दिखा रहे हैं, आप वहां पे मौजूद है क्योंकि, और न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले ये तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा है। कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है, मुख्य अभियंता जो मेन हेड है वो सब गायब है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सभी जो अधिकारियों का एक पूरा नेक्सस है जल जीवन मिशन में, जो भ्रष्टाचार का पूरा नेक्सस है और जो नदारद है, उससे हम क्या निकाले, क्या मर्म निकाले उससे? बिल्कुल, देखिए एक गठजोड़ बना है सरकारी राशि को लूटने के लिए। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान की आबादी को पानी पिलाने की व्यवस्था की थी। इससे जो चूंकि राजस्थान में पानी का बहुत बड़ा संकट है और उन राज्यों की श्रेणी में आता है जहां पानी अति गंभीर श्रेणी में है। लेकिन जैसे ही जल जीवन मिशन योजना आई, इसमें ठेकेदारों और इंजीनियरों के साथ साथ अधिकारियों ने एक गठजोड़ बनाया, एक गिरोह बनाया और जो इस योजना का पैसा है उसमें जमकर लूट खसोट की है। जो टेंडर आवंटित करने का मामला हो, ऊंची दरों पर टेंडर जारी करने का मामला हो, नियम विरुद्ध तरीके से भुगतान करने का मामला हो, या घटिया स्तर के पाइपलाइन या अन्य सामग्री यहां पर लगाई गई है। जो एसीबी है उसने भी इसकी जांच की है। तो जांच में ये तथ्य सामने आए थे कि सरकारी फाइलें ठेकेदारों के दफ्तरों में मिली हैं, फर्जी दस्तावेज ठेकेदारों के। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो न्यूज़ 18 राजस्थान JJM में जो बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है उस पर पैरी नजर अपनी बनाए हुए हैं। हालांकि ईडी की जांच अब जल विभाग के कार्यालय में पहुंच गई है, लेकिन वो तमाम अधिकारी फिलहाल कार्यालय से नदारद है, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन पुलिस वहां पर फिलहाल मौजूद है। और अब रुक कर लेते हैं धौलपुर से बड़ी खबर की तरफ। धौलपुर विधानसभा से बीजेपी ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा
कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। नामांकन के दौरान सांसद मनोज राजौरिया भी मौजूद रहे। यहां तक कि शिवचरण कुशवाहा ने एसडीएम के समक्ष अपना नामांकन पेश किया है। ये तस्वीरें भी शिवचरण सिंह की जो हम आपको दिखा रहे हैं एसडीएम कार्यालय के अंदर की और साथ ही बाहर की, जब वो शक्ति प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए और जब एसडीएम कार्यालय में वो गए और अपना नामांकन पत्र सामने पेश किया। जिला कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में मौजूद है पुलिस और आरएससी के जवान ताकि किसी भी तरीके की परिस्थितियां ना बिगड़े। और अब रुख अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। साथ ही कांकरोली और नाथद्वार में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, कांकरोली और नाथद्वारा में आज बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजसमंद दौरे पर हैं और साथ ही प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। जनसभा संबोधन के बाद रक्षा मंत्री उदयपुर के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने दीप्ति माहेश्वरी और विश्वराज सिंह मेवाड़ को चुनावी मैदान में उतारा है और इस दौरान रैली स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं सभा स्थल का जायजा लेने के लिए भी न्यूज 18 की टीम मौके वारदात पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही इस वक्त नामांकन का दौर जारी है। अगर राजसमंद जिले की बात की जाए तो राजसमंद जिले में भी नामांकन का जो सिलसिला है वो चल रहा है। वहीं आज बात की जाए तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजसमंद दौरे के पर आएंगे और राजसमंद की कांकरोली पुराना बस स्टैंड और रिसाला नाथद्वारा के रिसाला चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं कांकरोली के पुराना बस स्टैंड परिसर पर, जहां पर जो सभा की तैयारी है वहां पर सभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। और इस वक्त आप देख चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ जो सभा स्थल पर है वो पब्लिक का आना शुरू हो चुका है। वही अगर क्योंकि रक्षा मंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं तो बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो मेटल डिटेक्टर समेत अन्य जो सुरक्षा इंतजाम है वो पूरी तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह जब यहाँ पर नाथद्वारा आएंगे, नाथद्वारा में दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद राजसमंद आएंगे। राजसमंद में जनसभा को करीब 1 बजे उनका संबोधित करने का कार्यक्रम है और राजसमंद में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो फिर से नाथद्वारा जाएंगे, जहां विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। ऐसे में आज दोनों ही सीटों पर, दोनों ही जो भाजपा से जो राजसमंद सीट से जो प्रत्याशी है दीप्ति माहेश्वरी और नाथद्वारा से भाजपा प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अलगत सनात, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। और अब बात सिरोही की, जहां पर बीजेपी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने सिरोही के शिवगंज से ओटा राम देवासी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से ही स्थानीय बीजेपी नेताओं ने बगावत करनी शुरू कर दी है। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत पुरोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने एक बाहरी चेहरे को प्रत्याशी बनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि ओटाराम देवासी ने नाराज नेताओं को समझाने के प्रयास भी किए हैं, मगर बागियों को शांत नहीं कराया जा सकता है। एजेंडे क्या है ये हमें जानकारी दी। आज हम हमारे एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा है स्थानीय और भोपाल जी बाहरी है। भोपाल जी के बाहरी होने से, जिला अध्यक्ष के बाहरी होने से, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के बाहरी होने से, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बाहरी होने से, इन सब लोगों ने हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र किया कि ये बाहरी करके तो हमारे तो यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा, तो क्यों नहीं इन स्थानीय को बदनाम किया। मैंने आपसे निवेदन किया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं और यहाँ स्थापित होना चाहते हैं। ये आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, बाकी भगवान शानेश्वर गवाह है। सिरोही में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जो है लगातार घमासान देखा जा रहा है, लेकिन इस बार बाहरी को प्रत्याशी बनाकर सिरोही में उतारना भाजपा के लिए कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि सिरोही के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित ने भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो है ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत पुरोहित ने बताया कि लगातार जो है पिछले 4 बार से जो है बाहरी प्रत्याशी को सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र में उतारा जाता है और सिरोही के स्थानीय को जो है ये मौका नहीं मिल रहा, जिसके कारण जो है इससे खफा होकर हेमंत पुरोहित के गुट ने जो है बगावत का बिगुल बजा दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि
बीजेपी में ये फूट जो है ओटाराम देवासी को विधानसभा चुनाव में भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ओटाराम देवासी हेमंत पुरोहित से संपर्क साधना चाहते हैं, लेकिन हेमंत पुरोहित किसी भी तौर पर बात मानने को तैयार नहीं है। आलाकमान से लगातार मांग की जा रही है कि स्थानीय को टिकट देने को लेकर पिछले 5 साल से जो है लगातार जो है मांग उठती आई है, लेकिन इस बार भी बाहरी प्रत्याशी को सिरोही सिंगरौली विधानसभा में उतार कर जो है भाजपा ने कहीं न कहीं कोई भूल करने का जो है आरोप हेमंत पुरोहित ने लगाया है। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा से ये बगावत का बिजुल जो है बच चुका है, और देखने वाली बात यह है कि कितने वोट जो है हेमंत पुरोहित लेते हैं, और लगातार जो भाजपा की जो फूट जो है सामने आ रही है, वो इसका सीधा फायदा जो है विपक्ष में रहे संयम लोढ़ा को इसका फायदा मिलता हुआ साफ तौर से नजर आ सकता है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। और अब बात झालावाड़ जिले की, जहां पर मनोहर थाना क्षेत्र के डांगीपुरा इलाके के राजगढ़ जोड़ पर कार सवार लोगों से पुलिस और एफएसटी टीम द्वारा 74 लाख रुपए की नकदी बरामद करने का मामला सामने आया है, और वो तूल भी पकड़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नकदी मनोहर थाना कस्बे के गल्ला व्यापारी की थी, जो कि उसके कर्मचारी झालावाड़ की बैंक से व्यापार के लिए निकलवा कर ला रहे थे, और इस मामले को लेकर मनोहर थाना कृषि उपज मंडी को व्यापारियों के द्वारा बंद रखने का आह्वान किया गया। इस मामले को लेकर व्यापारियों में काफी रोष है, और इस पूरे मामले में व्यापारियों का क्या कहना है, आइए आपको सुना देते हैं। इस तरह से तुम व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो कि अगर व्यापारी पेमेंट लाएगा, अपने यहाँ पे बैंक की सुविधा नहीं है, पेमेंट अकलेरा या झालावाड़ से लाना पड़ता है, और अगर व्यापारी इसी तरह से परेशान होएगा, इसी तरह से इनके पेमेंट रोके जाएंगे, तो फिर व्यापारी व्यापार कैसे करेगा, मंडी में किसान को पेमेंट कैसे देगा। इसलिए ये ज्ञापन दिया गया यहाँ पे कि कल से मंडी में कार्य नहीं कर पाएंगे व्यापारी, मंडी बंद रहेगी अनिश्चितकालीन, जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाता। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।